अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। हमारी जो लास्ट मुलाकात हुई थी यानी कि लेक्चर नंबर 4.2 जिसमें हमने अपनी पूरी डेरिवेशन कंप्लीट की थी। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका लेक्चर नंबर 4.3। लेक्चर नंबर 4.3 कराने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैं इस लेक्चर के साथ एक पिक आपको सेंड करूंगा जिसमें मैंने ये सारे के सारे जो रीज़न्स मैं पढ़ा रहा हूँ इन रीज़न्स का आंसर प्रॉपर अंदाज में दिया हुआ है। तो इस लेक्चर के अंदर मैं रीज़न्स लिखवाऊंगा नहीं, आपको जस्ट ब्रीफ करूँगा यानी समझाऊंगा। अब आपने काम अपना कंप्लीट कैसे करना है। हमारे पास पहला जो सवाल था प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसकी डेफिनेशन वगैरह हुई थी, उसके बाद उसकी डेरिवेशन हुई थी जो कि रेंज में मैंने क्या की थी, ख़त्म की थी। अब अभी हम जो डेरिवेशन जो सवाल करवा रहे हैं आपको, वो सवाल है साइंटिफिक रीजंस के। तो मैं जो आपको पिक सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे, उसमें से देख लीजिएगा तमाम के तमाम आंसर्स, रिलैक्स होके। समझा मैं यहाँ दे रहा हूँ, जब वहाँ पे आप रीड करेंगे आंसर्स को तो आपको आइडिया होगा कि यार बड़ा सिंपल है, बहुत ही इजी है और आप उसको लिख के जो है आराम से अपने टॉपिक को याद कर सकते हैं। तो रजिस्टर में काम इस तरह कंप्लीट कीजिएगा। आइए रीजंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला रीज़न, साइंटिफिक रीज़न में पेपर में सवाल आता है। ये 5 रीज़न हैं नॉर्मल तौर पे, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 रीजंस मैंने लिख के दे दिए। इनमें से कोई एक रीज़न अक्सर बेशतर पेपर में आता है। पहला रीज़न है एक्सप्लेन। मैं बैठ के जो है आराम से समझाता हूँ ये वाला टॉपिक। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सबसे पहला रीज़न है ये वाला करवा रहा हूँ। सवाल में आता है कि एक्सप्लेन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होती है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें जो चेंज आता है उसको ब्रीफ कीजिए। एक्सप्लेन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में आने वाले चेंज को ब्रीफ कीजिए, समझाइए या बयान कीजिए। आंसर सुनिए। देखिए हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। उसका रीज़न ये होता है कि हॉरिजॉन्टल वे में ना सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, उसको कहते हैं आप फोर्स ऑफ जो एयर रेजिस्टेंस। और आपको याद होगा लेक्चर नंबर 4.1 में मैंने आपको बताया था कि एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टली तौर पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही थी और वो थी एयर रेजिस्टेंस, और उस गरीब को भी हमने निगलेक्ट कर दिया तो कोई फोर्स ही नहीं बची। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फोर्स ही नहीं लगती। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टली तौर पे कोई फोर्स नहीं लगती तो लिहाजा प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता। अब आ जाते हैं वर्टिकल कंपोनेंट में। देखो मैंने पढ़ाया था ना कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी प्रोजेक्टाइल जो मोशन होती है वो ग्रेविटी के ज़ेरे असर होती है। तो इस वजह से जब प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी ऊपर जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर जाते हुए क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। आप कहेंगे सर लेकिन आपने कहा था कांस्टेंट रहती है। वो मैंने जी की वैल्यू का कहा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहती है, बट वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ना। कभी भी बॉडी जब ऊपर जा रही होती है तो वेलोसिटी उसकी क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है। और मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मानते हो? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टोटल मिला के अगर बात की जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता क्योंकि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लगती नहीं है, जबकि वेलोसिटी में वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आता है। क्यों? ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम हो रही होती है, नीचे आते हुए वेलोसिटी ज़्यादा हो रही होती है, और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो रही होती है, 0 होती है। यानी इसको मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि इमेजिन कीजिए कि बॉडी को ऊपर से नीचे से फेंका गया, तो ऊपर से नीचे आते हुए अगर सपोज कीजिए 5 से फेंका गया तो 5, 4, 3, 2, 1, और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगी, 0। फिर नीचे बढ़ते गई 1, 2, 3, 4 और आके टकराएगी किससे, 5 से। इसका मतलब इन शॉर्ट ये कि बॉडी जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही होती है तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होती है, नीचे आते हुए वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
अब इसका सवाल क्या आएगा, जवाब क्या देना है, सुन लीजिए तेज़ी के साथ। सवाल ये आएगा एक्सप्लेन चेंज इन, ये पहला वाला रीज़न एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। आप कहेंगे लिसन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, there is no change in horizontal component during projectile motion because there is no force acting horizontally। अब आप लिखेंगे vertical motion, आप कहेंगे देखें vertical motion is directly affected by the force of gravity, so it decreases during downward motion, sorry, it decreases during upward motion, it decreases during upward motion, becomes zero at maximum height, it decreases during upward motion, becomes zero at maximum height and increases during downward motion and increases during downward motion। So आप यही जवाब देंगे कि देखें प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो एक जैसा नहीं रहता, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं आता, वर्टिकल में चेंज आता है। साइंटिफिक रीज़न नंबर 1 क्लियर हो गया है हमारा, और इसको प्रॉपर अंदाज में लिखा हुआ मैंने पिक्स में सेंड कर दिया है, तो वहाँ से देख के अपने रजिस्टर में राइट डाउन कर लीजिए। अब अगला रीज़न, अगले रीजन में कहते हैं एट व्हाट पॉइंट्स स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल आर मैक्सिमम एंड मिनिमम। वो कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है। तो मुझे यहीं पे इस डायग्राम में देखो, ऊपर आते हुए वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम, नीचे आते हुए वेलोसिटी क्या हो रही थी, ज़्यादा। यानी अगर फेंकी 5 से गई थी तो टकराई भी 5 से थी, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स हो रहे हैं, 2। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, एक वो पॉइंट है जहाँ से उसे फेंका गया है और एक वो पॉइंट है जहाँ पर वो आके स्ट्राइक हुई है। सो देयर आर 2 points at which speed of projectile are maximum. There are 2 points at which the speed of projectile are maximum. Number 1, point of projection. Number 2, point of striking to the ground. 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पे स्पीड मैक्सिमम होती है, एक वो पॉइंट जहाँ से उसे फेंका गया है और एक वो पॉइंट जहाँ पे आगे वो टकराई है। और मिनिमम एक पॉइंट पे होती है और वो होती है मैक्सिमम हाइट। सो अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए वो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कितने पॉइंट्स में मैक्सिमम होती है और कितने पॉइंट्स में मिनिमम होती है, तो आप कहेंगे देयर आर 2 points at which the speed of projectile are maximum. Number 1, point of projection. Number 2, point of striking to the ground, and minimum at 1 point, and this point is maximum height, and that's all। 2 रीजन्स कंप्लीट करवा दिए। पहला रीज़न एक्सप्लेन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, बता दिया हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं आता, वर्टिकल में चेंज आता है। कितने पॉइंट्स से स्पीड मैक्सिमम मिनिमम होती है वाला, 2 पॉइंट्स से स्पीड मैक्सिमम मिनिमम होती है, 2 पॉइंट्स में मैक्सिमम होती है और 1 पॉइंट में मिनिमम होती है, बता दिया। 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। सवाल है व्हाई देयर आर 2 पॉसिबल एंगल्स फॉर सेम रेंज व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक ही रेंज को हासिल करने के दो तरीक़ेकार क्यों होते हैं, दो एंगल्स क्यों होते हैं। ये सवाल समझ में नहीं आया तो बात से सुनिए, इसका आंसर पहले देख लीजिए। याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा मैक्सिमम होता है 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे रेंज क्या होती है, हमेशा मैक्सिमम होती है। वैसे भी आप में से जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा, गर्ल्स ने भी अगर क्रिकेट खेली तो उनको पता होगा कि सबसे जो टिका के शॉट आता है वो ये वाला आता है। ये जो शॉट है ना, ये 45 डिग्री का शॉट है। ये देखो 45 बन रहा है ना एंगल, तो ये 45 डिग्री का शॉट क्या होता है, मैक्सिमम पे जाता है। तो रेंज मैक्सिमम कितने पे होती है, 45 पे। यानी अगर बिलफर्ज 45 पे किसी बॉडी को थ्रो, भाई आप मुझे एक बात हो, तो मैं एक बॉल देता हूँ आपको, बॉल को अगर बिल्कुल ऊपर उछालोगे तो वहीं पे गिर जाएगी, तो रेंज तो बनेगी नहीं। रेंज मैक्सिमम कैसे बनती है, इसको अगर 45 पे फेंका जाए तो रेंज मैक्सिमम कितने पे होती है, 45 पे होती है। अब रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है, आप 45 एंगल से एंगल कम करोगे तो भी रेंज कम होगी, और 45 से एंगल ज़्यादा करोगे तो भी रेंज कम होगी। बहुत चिल होकर सुनना इस रीज़न को, मुश्किल रीज़न है ये और पेपर में बहुत आता है ये। रेंज 45 पे मैक्सिमम हो गई, ये तो अकीदा बना लो भाई, रेंज मैक्सिमम 45 पे होगी। अब 45 पे जब रेंज मैक्सिमम होगी तो चाहे 45 से आप कम करो चाहे 45 से आप ज़्यादा करो, दोनों सूरतों में जो रेंज मिलेगी वो एक जैसी मिलेगी। इमेजिन कर लो मैंने एक बॉडी को 45 नहीं बल्कि 50 के एंगल पे फेंका। कितने एंगल पे फेंका, 50 के एंगल पे। तो अगर बिल्कुल मैंने 50 के एंगल पे फेंका तो बताओ 50 के एंगल पे बॉडी ज़्यादा दूर जाएगी कम जाएगी, अब कम जाएगी ना, 45 पे तो मैक्सिमम हो गया, तो 50 पे भी मिनिमम होगा। इसी तरीके से 45 के बजाय आपने सपोज कीजिए बॉडी को 45 पे नहीं फेंका बल्कि कितने पे फेंका, 40 पे फेंका, तो भी कम होगा। यानी 45 पे तो मैक्सिमम हो गया है, अब 50 पे भी कम होगा,
40 पे भी कम होगा, क्योंकि दोनों 45 नहीं है। लेकिन आपको पता है जितनी रेंज 50 पे ट्रैवल होगी उतनी ही रेंज 40 पे ट्रैवल होगी। वजह पता है क्या है? वजह ये है कि 45 का 40 से दूरी कितना है? 5 का। 40 से 45 कितना दूर है? 5। तो 45 का 40 से भी 5 का फासला है, और 45 का 50 से भी कितने का फासला है? 5 का फासला है। तो इसका मतलब ये है कि 45 से 50 तक रेंज जितनी कम होगी, 45 से 40 तक भी उतनी ही रेंज कम होगी। नतीजा ये निकला कि 40 पे रेंज और 50 पे रेंज एक जैसी होगी। 45 पे तो मैक्सिमम हो जाएगी। यानी अगर एक बॉडी को मैं 46 से फेंकता हूं और एक बॉडी को मैं 44 से फेंकता हूं, तो दोनों सूरतों में, ये 44 है 94 नहीं है, तो एक बॉडी को मैं 44 से फेंकता हूं, एक बॉडी को मैं 46 से फेंकता हूं, दोनों पे रेंज एक जैसी होगी। क्यों? 46 पे भी एक की दूरी है 45 से, और 44 पे भी एक की दूरी है 45 से, तो दोनों पे रेंज एक जैसी हासिल होगी। मैं एक बॉडी को 30 एंगल से फेंकता हूं और एक और बॉडी है उसको मैं 60 के एंगल पे फेंकता हूं, दोनों में एक जैसा रेंज हासिल होगा। क्यों? 30 से 45 की कितने की दूरी? 15 की। 60 से इसकी कितनी दूरी? 45 की कितनी दूरी? 15 की। इसका मतलब दोनों सूरतों में रेंज क्या मिलेगी? एक जैसी मिलेगी। अब पेपर में सवाल क्या आता है? सवाल ये आता है वाई देयर आर 2 पॉसिबल एंगल्स। ऐसा क्यों है कि दो एंगल होते हैं एक ही रेंज के लिए? तो आप जवाब क्या लेंगे? आप लेंगे कि बट बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी। दोनों कंडीशन में बॉडी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वाई देयर आर 2 पॉसिबल एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी। अगर बॉडी को सेम वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया जाए तो दो एंगल्स क्यों होते हैं? जवाब सुनिए। जब बॉडी को सेम एंगल से जब बॉडी को फेंका जाता है तो रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री पे होती है। सवाल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वाई देयर आर 2 पॉसिबल एंगल्स फॉर सेम रेंज। एक जैसी रेंज हासिल करने के लिए दो एंगल्स क्यों हैं? जवाब, एक ही रेंज हासिल करने के लिए दो एंगल इस वजह से होते हैं क्योंकि जो रेंज मैक्सिमम होती है 45 पे होती है। अब जब रेंज 45 पे मैक्सिमम होती है, जब रेंज मैक्सिमम 45 पे मैक्सिमम होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले से 45 से आप एंगल बढ़ाओ या 45 से घटाओ, दोनों सूरतों में रेंज एक जैसी हासिल होगी, यानी कमी होगी। सो देयर आर 2 पॉसिबल एंगल्स फॉर सेम रेंज। नंबर 1, एंगल इज ग्रेटर देन 45। नंबर 2, एंगल इज लेस देन 45। या तो एंगल 45 से बड़ा हो या तो एंगल 45 से क्या हो? छोटा हो। पूरा सवाल दोबारा से पढ़ लो, जवाब दोबारा से पढ़ लो। सवाल, वाई देयर आर 2 पॉसिबल एंगल्स फॉर सेम रेंज व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। एक ही रेंज को हासिल करने के दो एंगल क्यों होते हैं? जवाब, there are 2 possible angles for same range when body is projected with same velocity of projection because range is maximum at 45 degree. So we have 2 possibilities for same range. Number 1, angle is greater than 45. Number 2, angle is less than 45. And that's all. तीसरा रीज़न भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले रीज़न पे। बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, ये 2 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, आसान है बहुत ज़्यादा। 3 रीजंस हो गए। हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल रेंज में क्या चेंज आता है बता दिया, कहाँ कहाँ मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है बता दिया। एक जैसे एंगल एक ही रेंज के लिए दो एंगल क्यों होते हैं ये भी बता दिया। तीसरा सवाल कहते हैं इन द गेम ऑफ क्रिकेट इट इज़ ईजी टू कैच द बॉल ऑफ हाई ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ ट्रैवल हो रहा है, यानी जो पाथ ट्रैवल करते हुए बॉडी जा रही है उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। जैसे कभी क्रिकेट विकेट देखी हो आपने, तो क्रिकेट की गेम में देखा होगा कि प्लेयर की जो है ना प्रोजेक्ट्री दिखा रहे होते हैं, ट्रेजेक्ट्री दिखा रहे होते हैं कि उसने जो 6 हिट किया, एक लाइन रेड से आ रही होती है, एक लाइन ग्रीन से आ रही होती है, कि चौके इस तरह मारे उसने, फिर बड़े बड़े छक्के इस तरह दिखा रहे होते हैं रेड लाइन से कि ये इसके 6 थे, तो वो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है। यानी जो जिस लाइन पे बॉडी गई उस लाइन को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। अब आप लोग ने जब क्रिकेट खेली होगी तो 2 कैचेस होते हैं। एक कैच होता है जो कि हाई ट्रेजेक्ट्री कैच होता है, एक कैच होता है जो कि लो ट्रेजेक्ट्री कैच होता है। लो ट्रेजेक्ट्री कैच मतलब करीब का जो कैच होता है, कवर का कैच आ गया, ऑफ का कैच आ गया, लेग स्टेप पे वगैरह, ये करीब के कैचेस होते हैं यानी अंडर द सर्कल। और एक होता है बाउंड्री का कैच। अब पहले तो आप लोग बताएं जल्दी से कौन सा कैच करना आसान होता है। जो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, जो लड़कियां क्रिकेट की नॉलेज रखते हैं, उनको पता होगा हाई ट्रेजेक्ट्री वाला कैच करना आसान होता है, लो ट्रेजेक्ट्री वाला कैच करना मुश्किल होता है। रीज़न क्या है? हाई ट्रेजेक्ट्री वाला जो कैच होता है ना, उसमें हमारे पास टाइम होता है अपनी पोजीशन को सेट करने के लिए। ये शॉट पड़ा, हमने कहा वो पिछला वाला तूने पकड़ा था, हट जा भाई, ये वाला मैं पकड़ूंगा, और आराम से सेट हुए, अंगड़ाई मंगड़ाई लेके और कैच कर लिया आपने।
यानी जो कैच आता है तो आपको पहले से पता चल जाता है ये कैच आ रहा है मेरे पास, और अगर सामने अगर धूप वूप ना आ रही हो तो वो कैच करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि आपको अपनी पोजीशन सेट करने के लिए टाइम मिल जाता है। जबकि करीब वाला जो कैच होता है ना, आपको पता होगा करीब वाला जो कैच होता है वो कैच गिरने के बाद पता चलता है अपने पास कैच आया था, और फिर इर्द गिर्द के जो प्लेयर और हमारे फ्रेंड्स होते हैं हमें गालियाँ देते हैं कि यार तेरी वजह से मैच हारेंगे हम। जैसे कि आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, जिसमें इंडिया को पाकिस्तान ने बड़े गंदा हराया था, उसमें मोहम्मद आमिर बॉल करा रहा था और दूसरी बॉल पे ही विराट कोहली का कैच पीछे की तरफ उसने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था अजहर अली ने, और उसके बाद आमिर ने बहुत अच्छा सा उसको एक लक़ब भी दिया था कि करीब का कैच होता है ना, करीब के कैच में इससे पहले कि आप अपनी पोजीशन सेट करें कैच गिर चुका होता है, जबकि दूर वाले कैच में आपको क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। सो अब जवाब सुनिए, सवाल सुनिए, जवाब सुनिए। सवाल ये है, इन द गेम ऑफ क्रिकेट इट इज़ ईजी टू कैच द बॉल ऑफ हाई ट्रेजेक्ट्री। क्रिकेट के गेम में हाई ट्रेजेक्ट्री कैचेस को कैच करना आसान होता है, बताओ क्यों? आप जवाब क्या देंगे कि देखिए, इन द गेम ऑफ क्रिकेट इट इज़ ईजी टू कैच द बॉल ऑफ हाई ट्रेजेक्ट्री बिकॉज द प्लेयर हैज़ सफिशिएंट टाइम टू गेट इनटू पोजीशन। क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर टाइम होता है अपनी पोजीशन को क्या करने के लिए, सेट करने के लिए, अपनी पोजीशन को सेट करने के लिए, बनाने के लिए, जबकि लो ट्रेजेक्ट्री में वो पोजीशन को सेट नहीं कर पाते, इस वजह से मामला ख़राब हो जाता है। ठीक है बेटा, 4 रीजंस पढ़ा दिए मैंने। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल चेंज, मिनिमम मैक्सिमम वाला मामला, और 2 पॉसिबल एंगल्स वाला मामला, क्रिकेट गेम वाला मामला। अब लास्ट पॉइंट देखिए, जब भी कोई बॉम्बर प्लेन ना, आप लोगों ने क्रिकेट बोल रहा हूँ, गेम वगैरह खेले होंगे, गेम्स वगैरह में सपोज कीजिए इस बिल्डिंग को हमें टारगेट करना है, इस बिल्डिंग को मारना है, तो जब हेलीकॉप्टर ना इससे पहले होगा तो यहीं पे ये अपने बॉम्ब वगैरह को छोड़ देता है, क्योंकि बॉम्ब जो गिरता है ना, वो कभी भी बॉम्ब यूं नहीं गिरता, बॉम्ब हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गिरता है। वो कहते हैं ऐसा क्यों होता है? अब सवाल क्या है ज़रा सुनिएगा। सवाल ये कहते हैं कि एक बॉम्बर प्लेन अपने टारगेट से जब पहले होता है तभी क्यों मिसाइल छोड़ देता है, तभी क्यों बॉम्ब छोड़ देता है? वो जब बिल्कुल ऊपर होता है तब क्यों नहीं छोड़ता? तो ये सब आप लोगों को इसका जवाब समझ में आ गया होगा। उसकी वजह यह है कि अगर बॉम्बर प्लेन बिल्कुल ऊपर जाके अपने बॉम्ब को या मिसाइल को छोड़ेगा तो जो बॉम्ब या मिसाइल गिरता है वो हमेशा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गिरता है। तो जब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए गिरता है तो वो जाके अपने टारगेट से आगे गिर जाएगा। यही वजह है कि जो बॉम्बर प्लेन है वो अपने टारगेट से पहले जब होता है तो उसी वक्त अपने मिसाइल को या बॉम्ब को क्या कर देता है, हिट कर देता है, ताकि बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाए और नीचे जाके टकराए। प्रोजेक्टाइल मोशन क्यों करते हुए जाती है? उसकी वजह ये है कि जब एक बॉम्ब नीचे की तरफ गिरता है तो उस पर 2 फोर्सेस लगती हैं। एक उस पर लगता है उसका वेट यानी ग्रेविटी, और एक उस पर लगती है इनर्शिया। क्योंकि जो बॉम्ब है प्लेन के अंदर होता है, तो प्लेन तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था, तो जैसे ही वो बॉम्ब छूटता है तो जो बॉम्ब है उसकी विश होती है मैं आगे जाता रहूँ, जबकि उसमें ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे। तो एक फोर्स आगे यानी इनर्शिया की वजह से वो बॉडी कहाँ जाना चाह रही है, आगे। वेट की वजह से उसको कहाँ खींचा जा रहा है, नीचे। तो ना बॉडी आगे जाती है ना नीचे जाती है, बल्कि बीच में जाती है, और बीच में जब जाती है तो वो क्या करते हुए जाती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाती है। तो सवाल सुनिए और फिर जवाब सुनिए। सवाल ये है कि एक बॉम्बर प्लेन अपने टारगेट से जब पहले होता है उसी वक्त बॉम्ब को हिट क्यों करता है? जवाब, जब एक बॉम्ब को, ये समझ लीजिए मेरा मार्कर बॉम्ब है, एक बच्चे के लिए तो मार्कर बम ही है, तो एक बॉम्ब को जब गिराया जाता है तो उस पर 2 फोर्सेस लगती हैं। बॉम्ब हॉरिजॉन्टल मोशन करना चाहता है जबकि ग्रेविटी उसको नीचे लेके जाती है, तो 2 फोर्सेस लगती हैं जिसकी वजह से वो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे जाती है। लिहाजा अगर बॉम्ब अपनी बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर होगा उस वक्त बॉम्ब को हिट करेगा तो बॉम्ब तो प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आगे चला जाएगा। लिहाजा एक बॉम्बर प्लेन जब पहले होता है तभी वो अपने बॉम्ब को रिलीज़ कर देता है ताकि बॉम्ब प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाए और आगे जाके अपनी बिल्डिंग को क्या कर दे, हिट कर दे, और हमारा टारगेट जो है मिस ना हो। आज का जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 जो है, मैंने जब ब्रीफ किया था लेक्चर नंबर 1 में, तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 4.1 से भी पहले एक लेक्चर था जिसमें मैंने पूरे चैप्टर 4 की अफादियत, अहमियत ये सारी बताई थी। तो जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था हमने, फिर डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, हाइट, रेंज, टाइम वगैरह की डेरिवेशंस, और उसके बाद ये साइंटिफिक रीजंस हो गए। अब हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक टॉपिक बचा है और वो बचे हैं इसके न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 4 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज हमारा हाफ चैप्टर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद एक लेक्चर और है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, बट वो इस साल इंक्लूडेड नहीं है तो इस साल मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा तो अपलोड भी कर दूँगा। लेकिन आज हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पोर्शन कंप्लीट हो गया। बहुत अच्छे अंदाज में
मेहनत करके पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को याद करें, ताकि इस वक्त आपके पास वक्त है बेटा, याद रखिएगा कि टाइम बहुत कीमती होता है। और जब आप फारिग होते हैं ना, तो जिस दौरान आप फारिग हैं उस टाइम पे अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर लें तो उस वक्त आपको पछताना नहीं पड़ता कि जिस टाइम आपके पास टाइम नहीं होता। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जिस टाइम पे आपके पास पेपर होने वाला होगा। आपको पता चलेगा कि 2 महीने बाद पेपर है, फिर कुछ दिन बाद पता चलेगा 1 महीने बाद पेपर है। कि मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही पेपर्स के मामलात शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस साल पेपर तो कंफर्म होंगे, 109% होंगे, इस पर तो कोई दूसरी राय है ही नहीं, पेपर तो होने हैं इस बार। लेकिन जब पेपर होने हैं तो आपको तैयारी भी पहले से करके रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ अचानक से आपको पता चलेगा कि ये डेट फाइनल हो गई पेपर की, और उस वक्त ऐसी आपको परेशानी होगी कि समझ नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो अभी अगर प्रॉपर हम प्लान बना लें, प्रॉपर मेहनत कर लें, तो यकीन मानो मेरा बच्चा कि जब हम वापस आएंगे छुट्टियों से तो हमारे 7 चैप्टर जो मैंने आप लोगों को प्लान दिया है कि 7 चैप्टर हमें कंप्लीट करने, तो 7 चैप्टर्स आपके ऐसे होंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और जब आफ्टर लॉकडाउन आप जब वापसी अपने नॉर्मल पढ़ाई की तरफ आएंगे तो सिर्फ 3 चैप्टर्स आपके बच जाएंगे, जिनको आप अगर स्लोली भी पढ़ें तो आप ईजिली उसको टैकल कर सकते हैं। हमें ये 7 के 7 चैप्टर्स का टेस्ट भी देना है। ऑनलाइन में कैसे टेस्ट लूँगा ये मेरा मसला है, टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस भी करनी है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।